आप लोगों को शायद नहीं पता, पर मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि माता रानी कितनी खुश है कि उन्हें उनकी पाखंडी और ढोंगी भक्त से मुक्ति मिल गई। आप ऐसे कैसे बिहेव कर सकती हैं आंटी जी के साथ? आप? रीत, ये कीर्ति है, मेरे स्वर्गवासी दोस्त की बेटी। यहाँ ग्वालियर में अपना कोई कोर्स कंप्लीट करने आई है, कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगी। देखिए रीत, मैं आपको पर्सनली तो नहीं जानती हूँ, लेकिन जितना मैंने देखा है ना, मैं इतना तो पहचान चुकी हूँ कि आप बहुत स्मार्ट और कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन हम लड़कियां अगर पढ़ लिख जाएं, तो इसका ये मतलब तो नहीं होता ना हम अपने संस्कार भूल जाएंगे। आंटी जी इस पूरे घर में सबसे बड़ी हैं, उनसे ऐसे आरती का अधिकार छीन लेना ऑनेस्टली मुझे अच्छा नहीं लगा। कीर्ति, हर बड़ा इज्जत का हकदार नहीं होता। बड़ा बनने के लिए बड़प्पन भी दिखाना पड़ता है, और कुछ लोग जो बुराई की हदें पार कर चुके हैं, उम्र ढलते उन्हें नीचा दिखाना जरूरी होता है। यही तो हमारे समाज का नियम भी है ना कि सारे संस्कारों का बोझ हम लड़कियों पर ही आ जाता है, और अगर लड़की पढ़ी लिखी हो तो वो बोझ और भी भारी लगता है। और इसी वजह से बुआ जी जैसे लोग अन्याय और अत्याचार की हदें पार करते थे। लेकिन मैं अब ये और बर्दाश्त नहीं करूंगी। पर मुझे खुशी हुई देख के कि तुम्हें बड़ों के सम्मान की चिंता है, पर अब इस घर की मालकिन मैं हूं, तो यहाँ मेरे नियम चलेंगे। तुम यहाँ जब तक भी हो एक मेहमान की तरह रहो, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। जोर से बोलो। तूने मुझसे मेरी आरती की थाली छीनी है ना, अब मैं तेरा तुझसे तेरा आत्मविश्वास, तेरा ये घमंड और तेरी जिंदगी सब एक साथ छीन लूंगी। आग। फायर ब्रिगेड को कॉल करो। आपको क्या लगा मैं डर जाऊंगी? डर के मारे इधर उधर भागती फिरूंगी। आप इतनी चालाक और होशियार है ना कि अब आपके आसपास रह के मैं भी होशियार रहने लग गई। मैं सारी घटिया चालें समझती हूँ आपकी। मैंने क्या किया? देखा राघव बेटा, अब भी यही कर रही है, सब बातों का इल्जाम मेरे सर पर लगा रही है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी गलत होता है तुम उसकी जिम्मेदार बुआ जी को नहीं ठहरा सकती। अरे हाँ, सॉरी, मैं तो भूल गई थी। आपकी बुआ जी तो बेचारी है ना, पवित्र आत्मा। और ये जो कुछ भी हुआ एक एक्सीडेंट था, है ना? अब खुश? एक्सीडेंट ही था।
दीदू तू ठीक है? तुम देखो। ओह नो नती, दीदू ने तो खुद को बचा लिया। लेकिन एक सेकेंड, तुम्हारा चेहरा देख के लग रहा है कि तुम काफी परेशान और निराश हो। ध्रुव, मेरे खूबसूरत चेहरे को देखने के बजाय किसी और चीज पे ध्यान दो, शायद तुम्हारा कुछ लाइफ में हो जाए। उन्हें चेहरे देखना और उन्हें पढ़ना तो बहुत अच्छी बात है ना। हमें अपने बारे में, दूसरों के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे खुद को ही देख लो, ये सारी खुशियां, ये सारी परेशानियां जो तुम्हें मुझसे और मेरी दीदू से मिल रही हैं, इसकी वजह से तुम अपने अंदर झांक कर कभी देख ही नहीं पाई। और ना देख पाती तो तुम्हें पता चलता कि तुम अंदर से कितनी खाली, कितनी अकेली और कितनी भद्दी इंसान हो। सिर्फ और सिर्फ जहर भरा हुआ है तुम्हारे अंदर और कुछ नहीं। शट अप ध्रुव, अपनी ना बकवास बंद करो। बकवास? रियली? उन्नति तुम्हारी सगी मां ने भी उनकी जायदाद की एक फूटी कौड़ी तुम्हारे नाम नहीं की। अपनी जायदाद का आधा हिस्सा उस इंसान के नाम कर दिया जिस इंसान को तुम अपनी सबसे बड़ी दुश्मन मानती हो, मेरी दीदू। लग रहा है ना कि धोखा हुआ तुम्हारे साथ। तो जरा सोचो उन्नति, बाकी सबकी तरह भी तुम्हारी मां को तुमसे कोई उम्मीद ही नहीं थी। उन्होंने भी हमारा ही साथ दिया। उन्होंने कभी तुमसे प्यार ही नहीं किया उन्नति, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि तुम किसी और के क्या, अपनी मां के भी दया और प्यार के काबिल ही नहीं है। हाँ वकील साहब, आपने कॉर्पोरेट लॉ की इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं, कोई तो रास्ता होगा जिससे मैं रीत से अपना बिजनेस वापस छीन सकूं। उसने मेरी जिंदगी को जिस तरह हिलाया है, उसे संभालने का कोई तो रास्ता होगा आपके पास। प्लीज ढूंढिए। भैया, माँ मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? ये घर मेरा भी तो है ना, और मुझे कोई हिस्सा नहीं दिया। मतलब सबसे एकदम से अलग ही कर दिया मुझे। नहीं सब कुछ ऐसा ही है भैया, तभी तो उन्होंने आधा हिस्सा रीत को दे दिया और मुझे नहीं दिया। ऐसा सौतेला बर्ताव कैसे कर सकते हैं माँ मेरे साथ? मैंने तो हमेशा उनसे प्यार ही किया था ना, कुछ बिगाड़ा थोड़ी ना था उनका। नहीं ऐसा कुछ नहीं। तू जानती है ना रीत कितनी चालाक है, और हमने उसे कितना मासूम समझा था। और तू जानती है माँ तो कितनी भोली थी। उसने पक्का माँ के सामने भोलेपन का नाटक किया होगा। बस बात इतनी सी है, तू ज्यादा मत सोच।